गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्थ चैप्टर, जो कि है आपका मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इसमें हमें वही सेट जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, वही सब चीज़ें पढ़नी है। बट यहाँ पे हम सारा वेक्टर और स्केलर का यूज़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि स्केलर क्या है एंड वेक्टर क्या है। आपने स्केलर्स एंड वेक्टर्स नाम पहले सुना हुआ होगा। आई थिंक इट्स नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू, स्केलर एंड वेक्टर। तो मैं अभी आपको थोड़ा बता देती हूँ स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एक बीच में ना हम डिफरेंस करके समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, सपोज़ मैं आपसे कह रही हूँ आप अपने घर से स्कूल तक आए तो आपने 1 किलोमीटर कवर किया, तो वो जो 1 किलोमीटर है वो क्या है, एक वैल्यू है। तो वो जो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू की बात करते हैं तो वो क्या होती है, आपकी मैग्नीट्यूड। वो उसका क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो जो स्केलर एंड वेक्टर होते हैं दोनों ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह सकते हो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज़ तो देते हैं। बट अगर मैं कह रही हूँ आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि आपने कौन कौन सी डायरेक्शंस कवर की जब आप स्कूल तक आए घर से, तो हम उन क्या बात कर रहे हैं, फिर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो वो जो डायरेक्शन को भी डिफ़ाइन करता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, इट मीन्स कि जो स्केलर होता है वो हर चीज़ की सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, बट जो वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन को भी वो डिफ़ाइन करता है। जैसे कि देखो, स्पीड है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या आप सपोज़ स्कूटी से अपने घर से स्कूल तक आ रहे हैं, तो स्कूटी की स्पीड जो है सपोज़ 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आप चला रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, बट मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी स्कूटी की वेलोसिटी कितनी है, और आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है आपकी वो है 50 किलोमीटर पर आर टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, कुछ भी लिख लो। ठीक है, जब आपने डायरेक्शन को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया तो वो क्या हो गई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो स्पीड जो होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्पीड में क्या आता है, आपका डिस्टेंस आता है। ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपने यहाँ पे कितना कवर किया, सपोज़ 10 किलोमीटर्स कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस में सिर्फ आप ये देखते हो कि कितनी वैल्यू है, पर डिस्प्लेसमेंट में आप क्या देखते हैं, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, मीन्स आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या दे रही है, डायरेक्शन दे रही है। जैसे मैंने आपको जब भी बताया था, अगर आप एक सर्कल में कवर कर रहे हैं, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और इसी ए पॉइंट पर आप आके रुक गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है उनके बीच में, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। और एक और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं इसी सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस पूछूँ, सपोज ये 10 किलोमीटर्स का है, तो ये 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो जहाँ भी आपकी डायरेक्शन की बात होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और जहाँ आपकी स्केलर की बात होती है, वो सॉरी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, वो स्केलर हो जाता है। और अगर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर आपको डायरेक्शन भी बताती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज़ मैं कह रही हूँ कि आपने सपोज़ किसी भी चीज़ को पुश किया। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या किया, वर्क किया। जैसे कि आपने अपने स्कूल क्लास में ही बेंच को पुश किया, तो आपने उस पर पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई किया, तो आपने उस पर वर्क किया ना एक तरह का। तो वो वर्क कितना किया, मैं कह रही हूँ कि आपने कितना काम किया किसी भी चीज़ को के लिए। ठीक है, या फिर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने में आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही है, माइंड यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ सपोज़ आपने वहाँ पे 20 जूल वर्क किया। ठीक है, पढ़ने में आपने 20 जूल वर्क किया, तो अब वो वर्क जो है वो आपकी किसी भी डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, तो वो क्या हो गई, आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। बट मैं कह रही हूँ आपने किसी बेंच को पुश या पुल करने के लिए 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो जो 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फोर्स आप किसी ना किसी डायरेक्शन में ही तो अप्लाई करेंगे। या तो जैसे कि उस बेंच को आप अपनी साइड खींच रहे हैं या अपने से दूर की साइड उसको पुश कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन तो वहाँ पे बताता है फोर्स। ठीक है, तो सपोज 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल कि व्हाट इज़ स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर। और आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा।
अब बात आती है इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अभी कहा आपको कि जो फोर्स 50 न्यूटन है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो 50 न्यूटन लिखा है, आपको क्या पता कि वो वेक्टर है कि स्केलर है, तो आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक एरो लगाएंगे, ठीक है। इस टाइप से जब हम कभी भी वेक्टर को डिफाइन करते हैं, वेक्टर अगर कोई भी क्वांटिटी आपकी कहीं भी लिखी हुई है, अगर उसके ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ है इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस एरो का देखो जो ये वाला पार्ट होता है, ये आगे जो एरो है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेड, और जो ये पीछे इसकी पूंछ है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कोई भी ए है, ए इज़ 4 यूनिट, एंड एक मैंने लिखा है ए, दिस इज़ 4 यूनिट, ठीक है। एक मैं लिख रही हूँ मॉड ऑफ ए इज़ 4 यूनिट, अगेन मैं लिख रही हूँ एक मैंने इसको थोड़ा सा डार्क करके लिख दिया इस टाइप से, ठीक है, 4 यूनिट। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। देखो इसमें ये वाला जो है ये स्केलर है। स्केलर क्या बताता है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। अगर किसी भी चीज़ के आगे ऐसे मोड लिखा होता है इट ऑल्सो शोज़ द मैग्नीट्यूड, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये दो चीज़ें हैं, ऊपर ये वाला ए और ये नीचे मैग्नीट्यूड वाला ए, ये दोनों क्या है, स्केलर हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गई, इनके साथ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साउथ, और देखो अगर इनके साथ साउथ नहीं भी लिखा होता ना तो भी आप बताते कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर यहाँ एरो लगा हुआ है। और काफ़ी बुक्स में एनसीईआरटीज़ में भी काफ़ी जगह दिया हुआ है कि अगर आपका ऐसे डार्क में बहुत बोल्ड करके हाईलाइट करके किसी भी चीज़ को दिया होता है, किसी सिंबल को, इट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके वेक्टर हो गए, ठीक है। वेक्टर्स को हम एरो के साथ साथ किसी किसी बुक में सिर्फ ऐसे लगा के भी छोड़ देते हैं, जैसे वी के ऊपर ऐसे बार लगा दिया, ए के ऊपर बार लगा दिया, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हर बुक का अपना अलग अलग तरीका होता है, पर ये 3 ही सिंबल्स होते हैं जिनसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक तो ये एरो होता है, एक आपका सिर्फ ये लगा देते हैं सिंपल एरो विदाउट द हेड, और एक आपका ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। सपोज अगर ए वेक्टर है तो उसी सिंबल को ऐसे हाईलाइट कर दिया, डार्क करके लिख दिया। तो ये क्या हो गई, आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई वेक्टर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब देखो इसमें टाइप्स क्या क्या हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर के। मैं यहाँ पे पहले ही सपोज़ कर रही हूँ कि कोई भी दो वेक्टर हैं, सपोज़ ए एंड बी, दो वेक्टर हैं, ठीक है। इन दो वेक्टर्स के मैं टाइप्स में इन्हीं दो वेक्टर्स को यूज़ करूँगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो कह रहे हैं इक्वल वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर कह लो या फिर इक्वल वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, कि कोई भी दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ ए एंड बी दीज आर टू वेक्टर्स, देन वेयर एंड हाउ दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, कि मीन्स क्या कंडीशंस हैं जिनसे ये दो वेक्टर्स हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये हमने वेक्टर्स के लिए क्या पढ़ा है कि वेक्टर्स क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन बताता है। अगर कहीं हमें ऐसी कंडीशन मिल रही है कि ए की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है बी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, उसी जगह ए और बी दोनों ही सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि दो फ्रेंड्स हैं, सपोज आप और आपकी फ्रेंड हैं, आपने साथ साथ घर से चलना स्टार्ट किया स्कूल तक के लिए, सेम स्पीड से चल रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करा है, 10 किलोमीटर्स कवर किया है स्कूल आने के लिए अपने घर से, ठीक है। और दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हो टूवर्ड्स, सपोज नॉर्थ डायरेक्शन है या ईस्ट है, कोई भी डायरेक्शन है, या जिस भी डायरेक्शन में आप चेंज कर रहे हो, कोई गली चेंज कर रहे हो तो सेम चेंज कर रहे हो। तो उस टाइम पे ये ए एंड बी दोनों की वैल्यू सेम है, ये सब, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दिस इज़ द इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब सेकंड जो है आपका वो है अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर में क्या होता है कि जब आपका ए इक्वल नहीं है बी के, अब वो कुछ भी हो सकता है कि अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन सपोज मोड़ नहीं लगाना मुझे, अगर ए वेक्टर की सपोज डायरेक्शन जो है बी के इक्वल है, ओनली डायरेक्शन, ठीक है, बट उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये गलत हो गया। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स एक साथ स्कूल आ रहे हो, आपने सेम गली में मुड़ रहे हो, पर एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, ठीक है। तो और कोई बीच में रुक गया है, ठीक है,
या फिर किसी का पहले कोई डेस्टिनेशन है, फ्रेंड्स स्कूल तक नहीं आ रहे हैं, कोई बीच में ही रुक गया है, कोई आगे चला गया है, तो इसने क्या करा, हमने यहाँ तक तो साथ साथ डायरेक्शन में चला, पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। या आपका मैग्नीट्यूड सेम था कि एक दूसरे स्कूल में पढ़ती है, एक दूसरे स्कूल में पढ़ती है, और दोनों का ही घर 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, पर डायरेक्शंस अलग अलग यूज़ करी हैं। तो उन्हीं सारी केसेस में ये क्या होंगे, आप दोनों ने सेम कुछ भी कवर नहीं किया है। इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ये कोई भी एक भी चीज़ भी डिफरेंट आ जाती है, मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, तो आपके दोनों ही वैक्टर्स अनइक्वल हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये दो टाइप अभी हमने पढ़े हैं, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। थर्ड है आपका पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स में क्या है कि जो दो वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए, मींस पैरेलल है डायरेक्शंस दोनों की, इस टाइप से। सपोज ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो बी भी ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ में, अगर ए ईस्ट में है तो नॉर्थ बी भी ईस्ट में है, इस टाइप से। ये दोनों ही वेक्टर्स क्या हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो ये एक ही लाइन में चल रहे हैं, तो ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, मीन्स इनके बीच में आप क्या कंडीशन चेक करेंगे, जो एंगल है वो 0 डिग्री का होना चाहिए। सो दीज आर दी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल। ये आप नाम से भी समझ रहे होंगे, अगर हमने पैरेलल समझ में आ गया है आप लोगों को, तो अगर एक ऊपर की तरफ है तो नीचे अपोजिट डायरेक्शन में होगा दूसरा। इट मीन्स इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, दीज आर द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फिफ्थ है आपका कोलीनियर वेक्टर। ठीक है, कोलीनियर वेक्टर में क्या होता है आपका कि दोनों ही वेक्टर्स सेम लाइन में चलेंगे। अगर एक लाइन जिस लाइन में ए वेक्टर है उसी लाइन में बी वेक्टर उसके आगे ही चल रहा होगा। ठीक है, नॉर्थ में चल रहा है तो इस टाइप से चलेंगे। देखो पैरेलल और कोलीनियर में कंफ्यूज मत होना, पैरेलल में क्या क्या है, साथ साथ है। ठीक है, कोलीनियर में क्या है, एक ही लाइन में है, और अगर कोई इस डायरेक्शन में चल रहा है तो बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में ही चलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गए, दोनों की दोनों कोलीनियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक प्लेन गिवन है, सपोज ये प्लेन है, आपकी कॉपी का एक सरफेस है, उस सरफेस पे आपने दो वेक्टर्स को रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक्स वेक्टर लेटा हुआ है और उसी में ही ऊपर की तरफ क्या है, वाई वेक्टर है। तो अगर जैसे कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं जो एक ही सरफेस में लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए हैं, को वेक्टर्स हो गए हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए हैं। इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन लाई ऑन द सेम प्लेन देन दीज टू वेक्टर्स आर नॉन एज द कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये हम, और आप एक और चीज़ याद रख लें कि कोई भी दो वेक्टर, एनी टू वेक्टर कैन, या फिर आप कैन भी मत लिखो, आर ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, या फिर ऑलवेज एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, कि एक ही प्लेन में दो वेक्टर्स इजीली लाई कर सकते हैं, इसीलिए कोई भी दो वेक्टर आपके कोप्लेनर वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं तीन वेक्टर्स की बात करूँ, सपोज़ यहाँ पे एक प्लेन है और उसमें तीन वेक्टर्स की बात करूँ, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। अब देखो जेड जो है, ये जो बाहर निकलता हुआ दिखाया है बेसिकली इस सरफेस पे, ये जेड 3D में मेरे को यहीं पे दिखाना पड़ा, बट एक्चुअल में ये जेड क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे कि आप अपने रूम में सपोज़ करें, जो फ्लोर है, जो ज़मीन है नीचे, उसमें एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक इसकी हाइट, जो उसकी हाइट है जो आपकी दीवार पर चढ़ रही है, जो दीवार वाला कोना है। ठीक है, जो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, ज़मीन वाला कोना ही हो गया। ठीक है, एक आपका मतलब राइट साइड हो गया। ठीक है, और एक आप अपना दूसरा हाथ अगर आगे की तरफ लेके जाएं तो वो आपकी ब्रेथ बता देगा। जैसे कि ये आपका ज़मीन का एक लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, इधर की साइड ही जो होगी। बट अगर इसकी हाइट देखें तो दीवार का कोना चढ़ेगा ऊपर की तरफ, ऊपर वाले रूफ से टच होता है, जो वही उसकी हाइट बताती है। आप लोगों ने 10th क्लास में मैथ्स में भी 3D में पढ़ा होगा, जो 3D वाले चैप्टर हैं। तो वो क्या हो गया, आपका जो थर्ड प्लेन है वो मोस्टली उसी प्लेन में लाए नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो तीन वेक्टर्स हैं वो कभी हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं कोप्लेनर। बट जो टू वेक्टर्स होते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स जो होते हैं वो ऑलवेज कोप्लेनर ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। कॉन्क्यूरेंट वेक्टर क्या होता है कि हमने 2-3 जितने भी हम वेक्टर्स ले रहे हैं वो सारे ही वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे लाई करें। जैसे कि सपोज़ आप कहीं भी एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो जो ये एक पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है। इट मीन्स जो ये आपकी F1, F2, F3, F4, ये 4 फोर्सेज हैं, कैसी हो गई, आपकी कॉन्क्यूरेंट वेक्टर फोर्सेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज़ीरो वेक्टर। अब आप सोचोगे ज़ीरो वेक्टर क्या है, कोई भी वेक्टर ज़ीरो हो रहा है, मीन्स फिर वो वेक्टर ही क्या है। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर का क्या मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है,
मैग्नीट्यूड क्या है 0, बट इट गिव्स द डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है उसका हमेशा 0 रहेगा, बट वो किसी भी डायरेक्शन को आपको दे सकता है, उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, मीन्स कोई भी आपको डायरेक्शन वो शो कर सकता है, दैट इज़ द ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या है, यूनिट मीन्स होता है 1, कि मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा और ये फिर डायरेक्शन देगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई भी डायरेक्शन दे सकता है वो, जैसे कि मान लो आप अपने स्ट्रेट चल रहे हैं तो आपने 1 मीटर चला और आपने नॉर्थ में कोई डायरेक्शन दे दी, तो इट मीन्स दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बट अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। आप लोग ये थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो कि ये सारे वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके सिंबल्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे।